हम लोग सोते भी रहेंगे तो बता देंगे कि वेलोसिटी अगर 4 गुना कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी 8 गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। हाँ कर रहा है 16 गुना। कॉन्सेंट्रेशन रखो, है ना, कंसंट्रेशन चाहिए मेरे को, बैकबोन स्टेट और कंसंट्रेशन, ठीक है। सिर्फ एग्जाम 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 मत करो, सीखने का भी कोशिश करो, ठीक है ना, ठीक है। ये ऊपर जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, फाइनली जा करके कब पकड़ के बोले ये मैं जीत गई। ग्रेविटी भी नीचे से खींच रहा है ना, तो बताओ, तो मेरे लिए तो पॉजिटिव वर्क है, लेकिन ग्रेविटी के लिए निगेटिव वर्क है। अब इसको जो है प्रेस किए तो बताओ इसका शेप चेंज हुआ। अब इसको वापस हम छोड़ दिए, देखो अपने पोजीशन में आ गया ना। तो ये अपने पोजीशन में क्यों आ रहा है? क्योंकि इस बॉल के अंदर कौन सा एनर्जी स्टोर, क्लास 9th है ना, क्लास 9th जो है हम लोग जो चैप्टर है साइंस का, क्या चैप्टर का नाम क्या है? वर्क एंड एनर्जी, यस और नो। वो चैप्टर जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, बिल्कुल एक बार में हम लोग चैप्टर को आसानी से समझेंगे, ठीक है। आ जाओ, पहले यहां पे लिखा हुआ है व्हाट इज व्हाट इज वर्क, ठीक है। तो वर्क क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे यहाँ देखो, इन डेली लाइफ व्हेन वी स्टडी, वॉकिंग, टॉकिंग, थिंकिंग, वी आर वर्किंग। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जब खड़ा है, किसी का वेट कर रहे हैं, हम लोग को लगता है कि हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वो काम नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू साइंस वर्क का कुछ और ही उदाहरण है, डेफिनेशन है, कर्तव्य है। बोलो हाँ, अरे बोलना है हाँ, गुड, हाँ ठीक है। तो वर्क का कुछ अलग ही मतलब है। अब हम लोग इस मतलब को जानते हैं कि वर्क का क्या मतलब है साइंस में। तो आ जाओ, वर्क का क्या मतलब है। जैसे देखो, ये पगला पत्थर उठिले है ना, ये कचरा गाड़ी वाला आया घर पे, घर से कचरा निकल, कचरा वाला तो तुम लोग मॉल नहीं गई हो? मॉल नहीं गए? ट्रॉली है, इसमें ना कुरकुरे चिप्स रखाता है। आ जाओ देखो, अब देखो इन साइंस वर्क क्या बोलता है कि वर्क इज डन ओनली जब हम लोग किसी वस्तु पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट में आ जाता है, तब हम लोग कहते हैं कि हाँ वो जो ऑब्जेक्ट है वो वर्क किया। यानी कि मान लो कि यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है और यहाँ पे जो है हम खड़े हैं, सिर्फ खड़े हैं और 2 घंटा तक खड़े हैं, तो क्या हम कोई वर्क किए? नहीं किए, ठीक है ना, हम वर्क नहीं किए। लेकिन हमको काम मिला था कि इस ऑब्जेक्ट को 2 घंटा तक देखना है, ये हमको काम मिला था, है ना। बस मतलब देखते रहना है, ऐसे देखना नहीं है, मतलब बचा के रखना है कि इसको चुरा ना ले। अब फिर क्या किए कि हम यहाँ से धक्का मारना शुरू किए, तो कुछ समय के बाद जो है यहाँ से ये ऑब्जेक्ट फिसलते फिसलते यहाँ पे आ गया। तो बताओ, तो शांत, जब हम लोग धक्का मारे तो ये बताओ क्या हम लोग फोर्स लगाएं? हाँ सर लगाएं। जब हम फोर्स लगाएं तो ये ऑब्जेक्ट देखो तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच गया। यानी कि जब हम लोग किसी चीज को धक्का मारे तो ये ऑब्जेक्ट जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच गया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि हाँ निखिल सर जो है वो वर्क किए हैं। आ रहा बात समझ में? ये हम चुटकुला मार रहे हैं कि तुम हंस रहा है जी? अरे इसका हाथ ही, ये मजदूर का हाथ है का तिया, ये हाथ देखो कितना शानदार है, एकदम ये किया हुआ ये है ना। एनीवेज देखो शांत, इसका मतलब क्या है सर कि वर्क करवाने के लिए, काम करवाने के लिए हम लोग को फोर्स भी अप्लाई करना है, और फोर्स जब अप्लाई होगा तो जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा तब कहेंगे कि वो काम हुआ है, अदरवाइज नहीं हुआ है। तो काम करने के लिए देयर आर 2 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या कि फोर्स जो लगना चाहिए, सर फोर्स तो लगना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या कि वो ऑब्जेक्ट जो है मूव करना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना चाहिए। एग्जाम्पल, द ऑब्जेक्ट मस्ट शो डिस्प्लेसमेंट। याद रहे, इन दोनों कंडीशन में कोई भी अगर 0 हो गया तो वर्क नहीं कहलाएगा। आ रहा है बात समझ में? अगर मान लो इसको नहीं ठेलेंगे, किसको ठेले? मान लो दीवार है यहाँ पे, आई दीवार को हम धक्का मार रहे, या पूरा एनर्जी मेरा वेस्ट हो रहा है, पूरा पसीना पसीना हो गया मैं 1 घंटे के बाद, ठीक है ना। लेकिन ये दीवार जो है घसका नहीं, तो क्या हम कोई वर्क किए? नहीं किए। अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हम लोग कोई भी वर्क नहीं किए हैं, क्योंकि सर वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है? डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया वहां पे? ZERO हो गया है। बोलो हाँ, समझ में आ गया? ZERO हो गया है।
इफ एनी वन ऑफ दिस इज मिसिंग नो वर्क इज डन। समझ में आ रहा है पूरा पूरा बात, कि अगर दोनों में से कोई, या तो फोर्स या तो डिस्प्लेसमेंट, दोनों में से कोई अगर जीरो हो जाएगा तो कहेंगे कि वर्क नहीं हुआ है। सर बात नहीं समझ आ रहा है क्या? जिसको समझ में नहीं वो गधा है। आगे देखो, मेनी सिचुएशन वी गेट टायर्ड, हम लोग थक जाते हैं, हम लोग का एनर्जी यूज हो जाता है, लेकिन स्टिल नो वर्क इज डन इन साइंस बिकॉज द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। गॉट इट? अब देखो, ये है कौन? ये है कोई एक आदमी, ठीक है, ये है रामू। और रामू क्या कर रहा है? समझ में आ रहा है? रामू इसको ढकेल रहा है, रामू इसको क्या कर रहा है? धक्का मार रहा है। लेकिन क्या ढकला रहा है? क्या नहीं। ये आगे बढ़ रहा है? क्या नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब रामू जो है काम चोरी कर रहा है, यानी कि रामू जो है वर्क नहीं कर रहा है। बोलो हाँ। एनर्जी वेपराइज हो गया। एनर्जी पढ़ाएंगे, कहां गया? ट्रांसफर हो जाता है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हैव पेशेंस, हम लोग पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो एग्जांपल 1 तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्या है कि पुशिंग अ ह्यूज रॉक, you push a rock very hard, it does not move, you feel tired, you use energy, but scientifically force is applied, no movement, so no work is done। बोलो हाँ। तो अगर एग्जाम में ये आएगा कि एक तुम एग्जांपल लिखो कि वर्क नहीं, फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन वर्क नहीं हो रहा है, तो एग्जांपल छाप दोगे ना। अब आगे देखते हैं, यानी कि सर जब भी हम लोग फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डन। आगे देखते हैं एग्जाम्पल 2 देखो। अब ये जो है ये अपने कंधे पे जो है इस तरीके से करके पत्थर उठाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है? होल्डिंग अ हैवी लोड ऑन हेड। हमें हेड लिखा हुआ है लेकिन हम मान लीजिए हेड वाला फिगर मिला ही नहीं था, हम ये चिप दिए, ठीक है। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट था। हाँ कुली, हाँ देखो कुली डालना चाहिए था, लेकिन कुली पता है बैकग्राउंड रिमूव करना था, तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है ना। तो चुपचाप करो, समझो इससे। मान लो कि माथा को उठाया हुआ है, ठीक है, चलो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है कि अपने पीठ पे उठा रखा है, ठीक है। यू फील टायर्ड, योर मसल आर हर्टिंग, दर्द करेगा, मसल दर्द करेगा। अब तुम अपना एनर्जी लगाओगे, फोर्स तो सर लग रहा है लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि फिजिक्स के अनुसार ये बंदा जो है कोई भी काम। वेरी नाइस टाइगर्स, यू ऑल आर चैंपियंस, कम ऑन। एग्जांपल 3 देखो। अब ये लेडी बोल रही है कि मैं आ रही हूं, ठीक है। किसको बोल रही है मैं आ रही हूं? ये वर्ल्ड कप को बोल रही है। कैसे बनता है? ये वर्ल्ड कप है ना, ये वर्ल्ड कप है। अब ये जो है लेडी जो है कूद रही है मतलब सीढ़ी पे चढ़ रही है ना, सीढ़ी पे चढ़ रही है, टिक 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 टिक। तो बताओ ये अपने पैर से फोर्स लगा रही है, तो ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है? बोलो हाँ। बाबू नहीं, मतलब कि आ रही हूं, ठीक है। ये ऊपर जा रही है, फाइनली जाकर के कप पकड़ के बोले ये मैं जीत गई, है ना। तो इस टाइम पे क्या होगा? यू क्लाइम टू सी द व्यू, यू क्लाइम टू सी द, हाँ ठीक है। यू गेट टायर्ड, तुम थकोगे। तो इसमें क्या हुआ कि फोर्स अप्लाई हुआ और तुम ऊपर भी गए। ऊपर मतलब ऊपर नहीं, मतलब ऊपर छत के ऊपर गए, तो यहां पे वर्क डन हो गया। ऊपर नहीं जाना है, छत के ऊपर जाना है। तो ये सब एग्जांपल लिख लोगे ना कि कहां पे वर्क हो रहा है, कहां पे वर्क नहीं हो रहा है। ऐसे सीरीज से ऐसे ये ऊपर, ठीक है। हाँ आगे चले आगे। जैसे हम यहाँ से चल रहे हैं, तो क्या वर्क डन हो रहा है मेरा? हो रहा है, हाँ हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। बोलो हाँ। अरे बोलना है हाँ ना, मानेंगे ना। आ जाओ एग्जाम्पल 1। अब देखो हम लोग क्या, ये सब एनसीईआरटी का छापा हुआ है, ठीक है ना। बस समझो कॉन्सेप्ट को, समझो, अंदर जाने दो कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब मान लो हम साइकिल चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं? साइकिल कैसे, ऐसे सॉरी, साइकिल चला रहे हैं, ठीक है। साइकिल चला रहे हैं तो हम लोग पैडल पे फोर्स लगाते हैं, सर नो। जब पैडल पे सर फोर्स लगाएं तो हम लोग आगे बढ़े। तो पैडल पे जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो मूव करता है, तो कहेंगे ना कि वर्क डन हुआ, यस और नो? टेबल है, पत्थर। अच्छा ये मोह हो गया। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। तो जो हम पैडल पढ़ लिए,
बताइए, पी से पेबल, पेबल मतलब पत्थर होता है ना। एनीवेज, ओ माय गॉड, चल कोई बात, पैडल ठीक है, तो ये भी तो एग्जाम्पल है। हम लोग पैडल मार रहे हैं, साइकिल का पैडल मार रहे हैं तो साइकिल आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो कहें कि वर्क हुआ। उसी तरीके से कोई पत्थर को हम धक्का मार रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, और पत्थर जो है अपने जगह से सरक करके आगे बढ़ जा रहा है, तो कहें कि वर्क हुआ है। ठीक है, देखा, नजर हटी दुर्घटना घटी। एग्जाम्पल नंबर 2, ये देखो, ये बोली है मैं हूं जियान। अब देखो, मैं हूं जियान, इसका चक्का कहाँ है? चक्का है ना, ये चक्का है। अब ये चक्का आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, ठीक है। तो ये लेडी बताओ तो फोर्स लगा रही है नहीं लगा रही है? फोर्स लगा रही है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है मित्रों? हो रहा है। तो कहें कि बताओ वर्क डन हो रहा है नहीं हो रहा है? ये ट्रॉली दिखा, ट्रॉली, ट्रॉली है ना, हम खींचेंगे तो हम नहीं, हम जैसे ये ट्रॉली है, लो, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हम ही खींचे, देखो ये हम खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है? फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है मित्रों? तो बताओ वर्क डन हुआ कि नहीं होगा? बताओ, होगा वर्क डन? ओ, बता दे रहा। अब आगे देखते हैं, डन। अब आगे देखो, ये देखो, हाँ, तो इसका मतलब क्या है सर कि कहीं भी वर्क हो रहा है तो उसके लिए दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए सर फोर्स, और एक चाहिए सर क्या, एक चाहिए डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एस। हम लोग डिस्प्लेसमेंट को एस से इंडिकेट करते हैं, हाँ या ना? हाँ, तो यानी कि यहां से हम लोग कह सकते हैं कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? यानी कि सर काम कब होगा? जब हम लोग फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी वर्क हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ कि फोर्स लगा दिए हम लोग 10 न्यूटन, यस और नो, और ये हो गया जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो टोटल वर्क कितना हो गया? जीरो हुआ कि नहीं हुआ? इस कारण से कहा जाता है कि दोनों में से कोई एक भी अगर जीरो हो जाएगा तो वर्क, हम लोग कहेंगे कि वहां पे वर्क नहीं हो रहा है। डन यहां तक? देखो, तो यही लिखा हुआ है तुम लोग का कि वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बच्चों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है कि नहीं होता है? और डिस्प्लेसमेंट का होता है क्या? मीटर। तो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, है ना। वर्क बराबर हो गया न्यूटन पर मीटर। हम कब से बोल रहे हैं कि कोई हमको नोट क्यों नहीं कर रहा है? गधो, गधा सही, यहाँ पर कहां से आ गया? मल्टीप्लाई है तो, बट वर्क इमीडिएट टोकना है, क्योंकि हम टेस्ट करते हैं कंसंट्रेशन है कि नहीं, ठीक है। अरे न्यूटन मीटर, आ रहा है बात समझ में? न्यूटन मीटर, और इस न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम लोग जूल। जूल एक साइंटिस्ट का नाम था, क्योंकि वो वर्क के बारे में प्रॉपर डिस्क्राइब किया, तो जूल इसका यूनिट हो गया। बोलो हाँ। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इंपॉर्टेंट क्या है कि हमेशा याद रखना, वर्क जो है एक तरीके का स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इफ फोर्स बराबर जीरो देन वर्क बराबर जीरो, इफ डिस्प्लेसमेंट बराबर जीरो देन वर्क बराबर जीरो। यहां पे बता दिए हम। डन यहां तक? यहां तक डन। यानी कि W बराबर F इंटू एस हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो कहेंगे कि कब कहेंगे कि 1 जूल वर्क हो चुका? तो हम लोग कह सकते हैं ना, जब 1 न्यूटन फोर्स हम लोग लगा रहे हैं और 1 मीटर कोई वस्तु चल रहा है, तब हम लोग कह सकते हैं कि 1 जूल हो गया। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम धक्का मारे, 1 न्यूटन फोर्स लगाए, जिससे 1 मीटर जो है वो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ गया, तो कह सकते हैं कि 1 जूल उस पर वर्क लगा है, 1 जूल वर्क डन हुआ है, यस और नो? डन यहां तक? वर्क कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट ऑफ वर्क न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर बराबर जूल। 1 जूल बराबर होता है वर्क डन व्हेन फोर्स बराबर 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट बराबर 1 मीटर। यहां तक हो गया? चिंदी सा पेपर, चिंदी सा चैप्टर है। अब देखो एग्जाम्पल 1, देखो एग्जाम्पल 1 को जो है एक्सप्लेन किया गया है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक से। एग्जाम्पल जो 1 है उसको एक्सप्लेन किया गया है वर्क पावर एनर्जी में। एग्जाम्पल 1 है ना, देखो यही है ना एग्जाम्पल 1, 10.1 एग्जाम्पल है 10, हाँ ठीक है 10.1। इसमें कह रहा है क्या कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, कह रहा है कि फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन, फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट जो है 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ, तो बताओ वर्क कितना होगा? तो चुपचाप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स बराबर कितना हो गया? 5, और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया 2, तो वर्क बराबर कितना हो गया? 5 दूना 10 जूल। बोलो हाँ, एस होगा यहाँ पे। डन यहां तक?
डन यहां तक? आगे देखते हैं। अब देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क, यस और नो? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क। तीन होता है, लेकिन तीन होता है, चलो देख लो। अभी हम लोग पहले दो के बारे में पढ़ते, फिर लास्ट में हम लोग बताते हैं कि जीरो वर्क भी होता है ना। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। जीरो तो अभी हम लोग पीछे डिस्कस कर ही लिए ना कि जीरो कब होता है। देखो तो, अरे कहां गया ये, पढ़े ना हम लोग, वर्क बराबर जीरो, है ना? तो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो पहले हम लोग पॉजिटिव वर्क पढ़ेंगे। कुछ नहीं है पॉजिटिव वर्क। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में इधर की ओर फोर्स लगाएं, यस और नो? इधर की ओर फोर्स लगाएं और जो ऑब्जेक्ट है इधर ही डिस्प्लेस हुआ, इधर ही डिस्प्लेस हुआ, तब जो हम लोग कहेंगे कि तब जो वर्क डन होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्क डन। व्हेन फोर्स एंड मूवमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि इधरे से फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ, तब कहें कि वो जो है पॉजिटिव वर्क डन हुआ। जैसे बेबी पुल टॉय, तो वर्क क्या हो गया? बेबी जो है, बेबी उसमें देखो ना, बेबी है, इसका फिगर डालना भूल गए। देखो बेबी, देखो दिख रहा है, देखा ना? ये इधर फोर्स लगा रही है तो टॉय भी इधर ही सरक रहा है, तो कहेंगे कि इट इज अ टाइप ऑफ पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क डन। डन डन यहां तक? निगेटिव क्या होता है सर? तो निगेटिव होता है कि अगर जिधर हम लोग फोर्स लगाए, मान लो फोर्स इधर लगाए और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तब हम लोग क्या बोलेंगे? तब हम लोग बोलेंगे कि इस कंडीशन में जो है, इस कंडीशन में जो है क्या हो रहा है? निगेटिव वर्क हो रहा है। जैसे व्हेन फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, एग्जांपल देखो, फ्रिक्शन स्टॉपिंग ट्रॉली, निगेटिव वर्क। जैसे देखो, अगर हम जो है इस टेबल को खींच रहे हैं ऐसे, इसको खींच रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, तो बताओ नीचे नीचे क्या लग रहा है? नीचे फ्रिक्शन लग रहा है। तो हम तो फोर्स लगा रहे हैं इधर, लेकिन फ्रिक्शन उसको उधर में खींचने की कोशिश कर रहा है कि डिस्प्लेस उधर हो जाए, हम रोक दें। तो इट इज एग्जांपल ऑफ। आ रहा है बात समझ में? पूरा बात समझ में आ रहा है? अब देखो आगे, एक्टिविटी 10.4 यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। देखो एक्टिविटी 10.4 है ना, ये एक्टिविटी, ये एक्सप्लेन किया गया है। देखो जरा सा, कह रहा है क्या कि लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को उठाओ भाई, तो योर फोर्स इज अपवर्ड, लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट। जैसे ये देखो, ये ऑब्जेक्ट को हम उठाएं, तो देखो तो जिधर उठाए उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि ऊपर उठाएं सर, अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर माहे फोर्स लगाएं तो ऑब्जेक्ट ऊपर आ गया, देखो ऊपर आ रहा है, तो कहेंगे कि ये पॉजिटिव वर्क है। बोलो यस। ग्रेविटी इज डाउनवर्ड अपोजिट टू द मूवमेंट, तो अगर हम ऊपर उठा रहे हैं तो बताओ तो ग्रेविटी भी तो नीचे से खींच रहा है ना, ग्रेविटी भी नीचे से खींच रहा है ना, तो बताओ तो मेरे लिए तो पॉजिटिव वर्क है, लेकिन ग्रेविटी के लिए निगेटिव वर्क है। तो ग्रेविटी क्या बोल रहा है कि बउआ हम खींच रहे हैं नीचे, लेकिन तुम जा रहे हो ऊपर। देखो अगर इसको हम ऊपर खींचेंगे तो ग्रेविटी के लिए ये वर्क कैसा हुआ? निगेटिव वर्क हुआ। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है, ये ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? मेरे फोर्स के कारण ऊपर जा रहा है, तो ग्रेविटी के लिए ये फोर्स क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में हो रहा है। बोलो हाँ। समझ में आ रहा है पूरा बात? आगे देखो, अब देखो 10.2 जो है, 10.2 जो है वो देखो, 10.2 यहां पे दिया हुआ है, दिख रहा है ना? ये अ पोर्टर लिफ्ट द लगेज, ये 15 केजी का जो है वो दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि एक हाइट पे है, हाइट मतलब उठाया, माथा पर रख लिया, तो हाइट कितना है सर? 15 मीटर है। तो बताओ तो नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर हम इसको उठा के अपने माथा पे रख लें तो नीचे की ओर भी तो फोर्स लगेगा, जिसका नाम क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो बताओ हम लोग यहां पे वर्क कैसे निकालेंगे? बताओ, दिख रहा है कैसे निकालेंगे? पहले हम लोग क्या निकाले सर? हम लोग को मास पता है, मास, और जी पता है, जी 10 मीटर पर सेकंड। ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है कि नहीं है? तो हम लोग यहां से पहले फोर्स निकाले। देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं होता है? होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो सर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को फोर्स दिया हुआ है क्या? फोर्स दिया हुआ है क्या? सर फोर्स नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मास और जी यानी एम और ए दिया हुआ है। ए मतलब क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी मतलब जी हम लोग लिख देना, है ना? तो एफ बराबर हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एफ बराबर मास कितना है? 15 केजी है, यस और नो, इंटू ग्रेविटी कितना है? मान लो 10 है, तो कितना हो गया? F बराबर हो गया 150 न्यूटन हो गया ना। जैसे ही यहाँ पे 150 न्यूटन हुआ तो यहाँ पे रख दो 150 इंटू हाइट कितना है? 1.5, और यहाँ से हमारा वर्क निकल जाएगा। बोलो हाँ। पूरा बात समझ में आ गया?
तो अगर हमारे पास रहेगा W बराबर F इंटू एस, ठीक है, तो या तो तुमको डिस्प्लेसमेंट नहीं पता रहेगा या तो तुमको फोर्स नहीं पता होगा। अगर दोनों पता होगा तो चुपचाप जो है 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। डन, यहां तक पूरा बात समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी का लाइन वाले हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब इंटेक्स क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी का, देखो ध्यान से। इसके जैसे ही पेज पलटे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो तो आ गया ना इंटेक्स क्वेश्चन, यहाँ पे आ गया ना, देखो यहाँ पे खत्म हुआ 225, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन। हम लोग कब बोलेंगे वर्क डन हुआ, जब 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 ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव होगा। फिर दूसरा नंबर कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग, तो बता दो, एक्सप्रेशन लिख दिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर कह रहा है डिफाइन 1 जूल, तो बता दिए थे कि वर्क डन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स मूव्ड ऑब्जेक्ट 1 मीटर, डन। फिर पूछ रहा है कि बताओ अ पेयर ऑफ बुलक्स एक्सर्ट अ फोर्स, देख लो यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, कितना कर रहा है भाई, ये कर रहा है एक 140 न्यूटन, है ना, 140 न्यूटन ही कर रहा है, ठीक है। और वो जो है 15 मीटर जो है क्या, 15 मीटर तक खींचा ना, ठीक है, 15 मीटर तक खींचा, तो वर्क कितना हुआ, तो मल्टीप्लाई करके चुपचाप निकाल दिए, 2 2 जा 4, डन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, किसको समझ में नहीं आ रहा, इतना शांति माहौल क्यों है, पढ़ाया कौन है? आगे देखो, अब देखो, तो यहां पे हमारा वर्क का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। याद रहे जब हम लोग बैक एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे। देखो एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा ना, कभी भी परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो इस टाइम पे वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हमेशा याद रखना पहले तो, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है। कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो उसका वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का बैक, ठीक है ना, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, उसमें हम लोग थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को पॉलिश करेंगे। तो वर्क के बारे में पूरा समझ में आ गया ना, वर्क समझ में आ गया, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, निगेटिव वर्क क्या होता है, ये सब हम लोग देख लिए अच्छे तरीके से। आगे बढ़ जाए, अब आगे बढ़ते हैं। ये इंटेक्स भी हम लोग देख लिए वर्क का पूरा। अब आता है एनर्जी क्या है सर, एनर्जी क्या है गुरुजी? तो एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन साइंस एंड इन लाइफ। जैसे लाइफ इज पॉसिबल इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी, ब्रीथिंग में, मूविंग में, ईटिंग में, ग्रोइंग में, थिंकिंग में, रनिंग में, ये सब में एनर्जी लगता है। इवन मशीन को भी चाहिए एनर्जी। जैसे कार में एनर्जी कब आता है, जब हम लोग पेट्रोल या डीजल डालते हैं। फैन में एनर्जी कब आता है, जब हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो ये सब बात समझ में आ गया, बचकानी बातें। अब आगे बढ़ो चुपचाप। अब देखो, अब आप सर ये बताइए कि एनर्जी का सोर्स क्या है। पहले एनर्जी हम लोग देखें कि सर जो एनर्जी होता है ना, जो एनर्जी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एनर्जी आता कहां से है, ध्यान दो जरा। सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, हाँ या ना? मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन, ठीक है। अब इसको थोड़ा देख लेना, सब बच्चे वाली चीजें हैं, जैसे विंड एनर्जी, सन हीट। विंड एनर्जी भी जो है उसमें क्या होता है कि सन जो है हीट करता है एयर, और वहां से हम लोग विंड एनर्जी निकालते हैं। वाटर साइकिल में भी क्या होता है, सन हीट करता है वाटर को, वो भी होता है। यानी कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरा का पूरा जो है हम लोग डिपेंडेंट है किस पे, सन पे। अदर सोर्स याद रखना, न्यूक्लियर एनर्जी और टाइडल एनर्जी, ये दोनों जो है सन की एनर्जी का सोर्स नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी और टाइडल एनर्जी जो है सन के, और जियोथर्मल एनर्जी भी, ठीक है ना। जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और टाइडल एनर्जी जो है वो सन की एनर्जी का सोर्स नहीं है, याद रखना। एग्जाम में आया कि अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो लिख देना चुपचाप, ठीक है। अब बात ये बताइए सर कि आप कब से बोले जा रहे हैं एनर्जी एनर्जी और एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है सर, तो ये होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी काम करने की क्या क्षमता होती है ना, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, है ना। कि एनर्जी जो है, एनर्जी करने का क्या कैपेसिटी है। अगर बात करें यूनिट ऑफ एनर्जी तो सेम होता है जूल, और जूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड किलो जूल इज द लार्जेस्ट यूनिट, ठीक है। तो 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल। अब देखो एग्जांपल दैट शोज एनर्जी, एग्जांपल दैट शोज एनर्जी। देखो एग्जांपल नंबर 1 तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देख लेना कि फास्ट क्रिकेट बॉल हिट विकेट, तो विकेट गिर गया।
विकेट गिरा, द बॉल हैज एनर्जी ड्यू टू इट्स स्पीड, यस और नो? तो बॉल के अंदर एनर्जी आ गया क्योंकि वो स्पीड में था। कौन सा एनर्जी आया हम लोग आगे पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी, हाँ आगे पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट लिफ्टेड टू हाइट, हाइट पे हम लोग ऑब्जेक्ट को उठाएं, इट कैन फॉल एंड डू वर्क, इट हैज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसमें था काइनेटिक एनर्जी, इसमें क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। जब हम लोग रबर को तीरते हैं तो रबर वापस से अपने पोजीशन में आ जाता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होता है, ये भी होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। फिर हम लोग देखते हैं कि स्प्रिंग को भी खींचते हैं तो वापस आ जाता है, सेम टू सेम। अब ये सब जो चीज है, अब कोई चीज जो है ऊपर से नीचे गिरा तो उसमें दो एनर्जी काम करता है, जो हम आगे बताते हैं कौन सा एनर्जी, ठीक है। आ जाओ, फॉर्म ऑफ एनर्जी, पहला होता है मैकेनिकल फॉर्म। मैकेनिकल फॉर्म में दो एनर्जी आता है, एक आता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी, दूसरा आता है पोटेंशियल एनर्जी। पहला कौन सा आता है, काइनेटिक एनर्जी आता है, दूसरा कौन सा आता है, पोटेंशियल एनर्जी आता है। और भी तरीके का एनर्जी है, जैसे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन चेंज इनटू अनदर फॉर्म। याद रहे, कोई भी, जैसे देखो लाइट एनर्जी के बारे में बात करें तो लाइट एनर्जी के बारे में अगर हम लोग अच्छा आगे बताते हैं, सबको देख लो पहले, है ना। अच्छा ठीक है, बता ही देते हैं। अगर हम बात करें किसके बारे में, लाइट एनर्जी के बारे में, तो बता दो जरा। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी कैसा एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। तो जैसे बैटरी में, अगर बैटरी का हम बात करें, बैटरी से एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, बैटरी से क्या कर दिया बच्चों, एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, तो हम लोग देखें कि बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो केमिकल एनर्जी चेंज किस में हो रहा है, लाइट एनर्जी में हो रहा है, यस और नो? केमिकल एनर्जी चेंज किस में हो रहा है, लाइट एनर्जी में हो रहा है। इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हम कह सकते हैं, तार से जो, वायर से जो हमारा आता है पोल से, वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में चेंज होता है, लाइट एनर्जी में या फिर हीट एनर्जी में। तो वही बताया जा रहा है कि किसी भी फॉर्म में हम लोग एनर्जी को क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बताते हैं आगे। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है ना। बताते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्यों। आ जाओ, तो कल हम लोग यहां तक पढ़ लिए थे एनर्जी का कौन कौन सा फॉर्म होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट तो वैसे सारा ही है, लेकिन अगर हम लोग बात करें इस चैप्टर में काइनेटिक एनर्जी के बारे में, और यहाँ पे बात करेंगे अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिल जाता है, तब हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। आ रहा है बात समझ में? तो मैकेनिकल एनर्जी कब होता है सर, जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिल जाता है, तब हम लोग कहते हैं कि वो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म हो गया। उस तरीके से हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी और सारा का सारा जो एनर्जी होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, कभी वो डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं किया जा सकता है। डन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी। तो एक बात याद रहे, जो काइनेटिक एनर्जी है ये हमेशा और हमेशा कब क्रिएट होगा सर, हमेशा और हमेशा कब जो है काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैज बिकॉज ऑफ इट्स मूविंग, यानी कि कोई भी सर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसमें कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। यानी कि सर हम लोग कह सकते हैं कि मूव का मतलब कह सकते हैं हम लोग स्पीड। अगर स्पीड सर ज्यादा होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, यस और नो। उसी तरीके से अगर बात करें स्पीड अगर कम होगा तो कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा। अब एक क्वेश्चन तुम लोग से पूछते हैं कि एक मान लो एक जो है ऑब्जेक्ट है 20 kg का और एक जो ऑब्जेक्ट है वो 10 kg का। इस पे फोर्स लग रहा है कितना न्यूटन, इस पे फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन और इस पे फोर्स लग रहा है तुम्हारा 20 न्यूटन। अब बताओ किसमें जो है ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, अब बताओ किसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, जरा सोच कर बताओ। इतना क्या सोचना, इसमें कॉन्सेप्ट लगाओ कि सर जो ज्यादा तेज भागेगा, है ना, जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। और स्पीड ज्यादा कब होगा सर, जब मास कम होगा। बोलो हाँ, यस और नो। मास कम होगा और फोर्स ज्यादा होगा तब, यस और नो। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है सर कि हल्का चीज ज्यादा स्पीड से फेंका रहा है तो हमेशा और हमेशा इसका जो है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में
कम हो जाएगा। यानी कि हम लोग को सिंपली ये देखना है, सिंपली हम लोग को ये देखना है कि किसका स्पीड ज्यादा है। डन ना, किसका स्पीड ज्यादा है। और याद रखना कि मास पे डिपेंड करता है। पढ़े थे ना हम लोग मास पे कैसे डिपेंड करता है, पढ़े थे, ठीक है ना, चैप्टर 2 में। आ गया बात समझ में। जैसे देखो मूविंग अ बुलेट, बुलेट मूव करता है तो इसके अंदर कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। मूविंग वाटर, फ्लोइंग वाटर, रोलिंग स्टोन, रन एथलीट जब रन करता है तब, हवा जो बहती है तब। तो ये सब जो भी हम लोग का एग्जाम्पल है, इस सब में कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। ये पंखा चल रहा है, ठीक है ना, पंखा चल रहा है तो कौन सा एनर्जी इसके अंदर होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। बॉल को हम तुम्हारी तरफ फेंक रहे हैं तो कौन सी एनर्जी होगा, हाँ कैच कर लिया राइश, काइनेटिक एनर्जी। देन यहां तक आगे देखते हैं। यानी कि सर जो काइनेटिक एनर्जी है ना, जो काइनेटिक एनर्जी है गुरुजी, वो डिपेंड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पीड से आगे बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है। डन यहां तक। अब तुम्हारे एनसीईआरटी में एक जो है एक्टिविटी है 10.6, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉल ड्रॉपिंग ऑन सैंड। अब मान के चलो कि ये सैंड है तुम्हारा, बिल्कुल फोकस करना, ठीक है। कल हम लोग का ज्योग्राफी होगा, ठीक है, ज्योग्राफी और सिविक्स, ठीक है। मान लो ये हमारा बॉल है, इसको हम लोग किसी हाइट से नीचे गिरा रहे हैं, इसको किसी हाइट से नीचे गिरा रहे हैं। अब कितना कितना हाइट है, तो सबसे पहले लिया गया है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर मान लो ये सैंड है, यहां से गिराया गया टप से। पहला ऑप्शन नंबर ये हुआ कि यहां से 25 सेंटीमीटर पे गिराया गया, फिर थोड़ा हाइट बढ़ा करके 50 सेंटीमीटर कर दिया गया, फिर हाइट बढ़ा करके 1 मीटर कर दिया गया, फिर हाइट बढ़ा करके 1.5 मीटर कर दिया गया। जब हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है, देखो पहले हाइट मान लो यहाँ ये हाइट था, फिर हाइट बढ़ा करके ये कर दिया गया, फिर हाइट बढ़ा करके ये कर दिया गया, और फिर हाइट बढ़ा करके ये कर दिया गया। तो जैसे जैसे सर इस बॉल का हम लोग हाइट बढ़ाते जा रहे हैं, तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इस बालू में ज्यादा ज्यादा डीपर गड्ढा बनते जा रहा है। बोलो यस, होगा ना। कि सर अगर बात करें ये 1 मीटर से गिरा रहे हैं और ये 20 मीटर से गिरा रहे हैं, तो ज्यादा डीपर गड्ढा किस में होगा, तो 20 मीटर में ज्यादा डीपर गड्ढा होगा। क्यों होगा, उसी में बताया जा रहा है, क्योंकि सर हाइट बढ़ गया तो इसका स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया। जब स्पीड बढ़ा, मोर स्पीड, इसका मतलब मोर काइनेटिक एनर्जी, यस और नो। उसके बाद अगर बोलेंगे मोर काइनेटिक एनर्जी तो ज्यादा वर्क डन होगा सैंड पे, यस और नो। सो डिप्रेशन इज डीपर। तो अगर ये कॉन्सेप्ट टेस्ट में अगर आ जाए, ठीक है, कि बताओ एक एक मतलब तुम एक ऐसा एक्टिविटी बताओ जिसमें ये शो कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ज्यादा हो रहा है जब हाइट हम लोग बढ़ा रहे हैं तब, या फिर जब स्पीड बढ़ रहा है तब। तो बताओ, लिख दोगे ऐसे करके, कुछ कुछ लिख दोगे ना कि सर जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ाते हैं वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, या फिर जैसे 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 हाइट बढ़ा रहे हैं तो स्पीड बढ़ रहा है, और स्पीड बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। यहां तक डन हो गया, डन हो यहां तक। आगे देखते हैं। अब देखो एक्टिविटी 10.7 ट्रॉली हिटिंग ब्लॉक। अब इसमें क्या है कि पुट अ मास ऑन, तो क्या होगा कि ट्रॉली मूव करेगा। अब ये सब खुद से देख लेना, कहने का मतलब क्या है, कुछ नहीं, कहने का मतलब क्या है कि मान लो मान लो कैसे बताएं इसको। अच्छा एक बात बताओ, फोर्स ज्यादा होगा तो बताओ तो स्पीड बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यस और नो। इवन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, मास इंटू एक्सेलरेशन, हम लोग को पता है ना। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स डिपेंड करता है इस पे और इस पे, यस और नो। तो इसमें क्या कहा गया कि एक ट्रॉली है, और ट्रॉली पे क्या रख दिया गया, एक कुछ मास का एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया, मान लो, ठीक है, कुछ एक मास ऑब्जेक्ट रख दिया गया, ठीक है। और फिर क्या किया गया, मान लो एक बार रखा गया 10 केजी का, या नीचे चक्का है, ठीक है, एक बार रखा गया 10 केजी का, और दोबारा रखा गया कितना केजी का, 30 केजी का। तो सिंपली ये पूछ रहा है कि बताओ किसमें ज्यादा फास्टर चलेगा ट्रॉली। तो सिंपल सी बात है सर कि 30 प्लस 40 क्यों कर रहा है, 30+10 ठीक है, 30 केजी वाले में ट्रॉली ज्यादा जोर से मूव करेगा सर, क्यों, क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगा रहा है। जब फोर्स ज्यादा लगा रहा है तो इसका स्पीड
डन यहां तक। देखो मोर मास तो मोर स्पीड, मोर स्पीड तो मोर काइनेटिक एनर्जी, जब मोर काइनेटिक एनर्जी तो मोर डिस्प्लेसमेंट, अब मोर डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन भी हमारा ज्यादा होगा। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब आगे देखते हैं, दिमाग में भरते चलना है। अब देखो हम लोग निकालते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई स्टूडेंट्स, काइनेटिक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है 1/2 mv² होता है। क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। और ये कहां से आया, और ये कहां से आया 1/2 mv², हम लोग को ये देखना है। तो चलो आ जाओ, देखो हम लोग मान लेते हैं कि जो है इनिशियल कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v है, उसका कुछ मास m है, एक्सेलरेशन a है और कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है s, ठीक है। और हम लोग सीधा सीधा उठा लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको क्या बोलते हैं v², क्या होता है v² माइनस u² बराबर 2as, होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। और हम लोग को पता है सर कि F बराबर होता है क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, होता है कि नहीं होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ। अब हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो v² माइनस u², नीचे क्या आ गया, नीचे हमारा 2a आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो। और यहाँ से हमारा क्या निकल गया, डिस्प्लेसमेंट यानी कि s आ गया। अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं बताओ, F इज इक्वल टू क्या, वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला, हाँ तो वर्क का फॉर्मूला होता है cos थीटा, नहीं बोलना बेटा अभी, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है। और हम लोग को पता है सर F बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यस और नो। तो यहाँ पे F के जगह हम लोग m इंटू ए लिख दे ना, इंटू एस लिख दे। तो यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन और s के जगह पे हम लोग ये पुट कर दें, u² माइन v² है ना, v² माइनस u² डिवाइडेड बाई 2a रख दे, w रखे, ठीक है। वर्क बराबर देखो तो a से a कट गया, तो m बराबर क्या, देखो तो v² माइनस u² डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी था वो 0 था, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था। अब बात ये है कि सर इनिशियल वेलोसिटी आप अपने मन से 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का, और काइनेटिक एनर्जी में हमेशा ऑब्जेक्ट मूवमेंट में होना चाहिए। आ रहा है बात समझ में, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे u बराबर क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। रीजन क्या है समझ में आ गया ना, u बराबर 0 रखने का। तो यहाँ पे अब अच्छा बताओ, ये जो वर्क है, वर्क बराबर हम लोग काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं कि वर्क बोल लीजिए या फिर काइनेटिक एनर्जी बोल लीजिए, डन। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग लिख सकते हैं m हो गया, यहाँ पे बच गया सर v² डिवाइडेड बाई 2। देखो तो यही निकालना था, देखो तो यही निकालना था, काइनेटिक एनर्जी बराबर mv² डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग क्या किए, कुछ नहीं किए, हम लोग जो है सबसे पहले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लिए और वर्क का फॉर्मूला लिख लिए। फिर हम लोग को यहाँ पे दिखा कि सर अगर हम लोग s का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो हम लोग चुपचाप यहाँ से s का वैल्यू निकालें और इसमें पुट कर दिए, और हमारा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² आ गया। और कैसे आया हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इनिशियल पॉइंट को 0 क्यों रखे हैं हम लोग, इस पे भी अभी डिस्कशन कर लिए। बताओ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बोलेगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए तो कर दोगे इस तरीके से, उधर मत देखो, इधर नहीं देखना है तुमको, सिर्फ इधर देखना है। समझ में आ गया पूरा बात। अब आगे देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, उल्टा लिखा गया यहाँ पे, ठीक है, ये उल्टा है, ई के नहीं है, के ई। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा 1/2 mv², जिसमें m क्या है, m है मास, m मास है, और v क्या है, v क्या है, हमारा वेलोसिटी है। आ रहा है बात समझ में पूरा 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी का तुम लोग लिख लोगे ना, लिख लोगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 हो रहा है मास इंटू वेलोसिटी हो रहा है, हम लोग कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वेलोसिटी के स्क्वायर का है, यस और नो। तो अगर हम ये बोलेंगे कि बताओ जरा वेलोसिटी को हम लोग डबल कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डबल कैसे होगा, वेलोसिटी को हम लोग डबल कर देंगे ना, फिर सेम कैसे होगा, वेलोसिटी को हम लोग डबल कर रहे हैं, डबल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, 4 गुना हो रहा है ना। काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है ना काइनेटिक एनर्जी, यस और नो, यस और नो। उसी तरीके से अगर हम बोल रहे हैं वेलोसिटी को बच्चों हम लोग 3 गुना कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स होगा कि नहीं होगा।
अगर हम बोले कि वेलोसिटी को हम लोग जो है हाफ कर दिए, हाफ, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/4 होगा कि नहीं होगा? बताओ ये सब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पूरा पूरा समझ में आया कॉन्सेप्ट? 1/2 mv²। याद रहे कि अगर तुम एक ही चीजों को बार बार पढ़ रहे हो ना तो बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। एक बार पढ़ो और संकल्प लो कि बस दिस इज माई लास्ट टाइम। ये हम पढ़ लिए, सीख लिए ना, अब इसका सिर्फ होगा रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है? माइंड में चलता रहना चाहिए, पूरा फिगर माइंड में चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार बैठ रहे हैं और बार बार बुक निकाल रहे हैं, कॉपी निकाल रहे हैं और बैठ के रगड़ रहे हैं बार बार कि चैप्टर खत्म हो गया, एग्जाम आया, वापस से पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। गधे हो फिर तुम लोग। ऐसे नहीं करना है। अभी पढ़ लिए, अभी खत्म करो इसको, अभी जाओ घर पे और अभी ही कवर करो पूरा, ठीक है? और उसके बाद क्या होते रहना चाहिए? माइंड में रिवीजन होते रहना चाहिए, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? एक बार पढ़िए, दिमाग में छापिए और उसको लंबे समय तक याद रखिए। कैसे याद होगा? तो मेंटली रिवीजन से। मेंटली रिवीजन कैसे होगा? अब हम लोग पढ़ लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सर आप बता दिए। अब समझ में आना चाहिए कि सर सबसे पहले आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए थे, वहां से एस निकाले थे, फिर वर्क में गए थे, वर्क बराबर एफ इंटू एस होता है, वहां से एस का वैल्यू रखे और एफ बराबर हम लोग को पता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और यहाँ से ऐसे करके हम लोग 1/2 mv² निकाले। फिर 1/2 mv² निकाले तो यहाँ से हम लोग सोते भी रहेंगे तो बता देंगे कि वेलोसिटी अगर 4 गुना कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी 8 गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। हाँ कर रहा है 16 गुना। कॉन्सेंट्रेशन रखो, है ना? कंसंट्रेशन चाहिए मेरे को, बैकबोन स्टेट और कंसंट्रेशन, ठीक है? सिर्फ एग्जाम 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 मत करो, सीखने का भी कोशिश करो, ठीक है ना? आगे तो देखो एग्जांपल 10.3 में एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मास 15 केजी है, वेलोसिटी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड, और चुपचाप से पूछ रहा है क्या काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग सीधा सीधा फॉर्मूला डालेंगे और निकाल लेंगे, ठीक? ट्राई करना है, 10.3 ट्राई करना है खुद से। फिर 10.4 क्या कह रहा है? अच्छा एक बात बताओ, 10.4 स्टार मार्क को छोड़ दो, जब हम लोग करेंगे ना एक्सरसाइज, जब हम लोग करेंगे, ठीक है ना, एक्सरसाइज उसमें बता देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बताना क्या है? बताना हम लोग को ये है कि कभी भी हम लोग को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ठीक है ना? बताएंगे उसको हम एक्सरसाइज में। इंटेक्स में देखो बताया गया व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोग लिख देंगे मोशन का जो एनर्जी होता है उसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है तो बता दिए हम क्या होता है। ऑब्जेक्ट जो है, हाँ तो ये तो अभी करवाया ना, ऑब्जेक्ट जो है काइनेटिक एनर्जी है कितना 25 जूल है, अब 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चल रहा है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इफ वेलोसिटी डबल? बताओ अगर डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा सर? वेलोसिटी डबल हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है ना, तो 25 यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जगह हम लोग 25 रख देंगे ना, तो 25 इंटू 4 कितना हो गया हमारा? 100 जूल हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोग बोल दिए वेलोसिटी को 3 गुना कर दिए तो बताओ कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी? 15 गुना। तो समझ में आ गया क्या चल रहा है? समझ में आ रहा है पूरा बात? ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। देखो ट्रिपल करेंगे, कह रहा है कि वेलोसिटी को आप करिए 3 गुना, तो वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, कह रहा है वेलोसिटी को करिए कितना करिए 3 टाइम्स, तो कितना हो गया ये? 9 नहीं हो गया? 9 और क्या लिखा हुआ है? ये 9 लिखा हुआ है ना, 9 लिखा हुआ है, ठीक है? डन यहां तक? डन, समझ में आ रहा है? अब आगे देखते हैं। सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हाइट पे रहता है, यानी पोजीशन किसी पोजीशन में है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट पे है सर, हाइट पे, तो उसके अंदर एक एनर्जी होता है, वो एक एनर्जी उसमें क्या होता है? घुसा हुआ रहता है, कि एनर्जी को स्टोर करता है, जिस एनर्जी का नाम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी नाम है। यानी कि सर एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ पोजीशन में भी क्या? हाइट, और दूसरा शेप, यानी कि अगर हम लोग शेप चेंज, रबर को खींच रहे हैं ऐसे और रबर वापस अपने रियल शेप में आ जा रहा है, इसका मतलब उस रबर में क्या स्टोर था पहले से? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था, ठीक है ना? जैसे ये बॉल है, देखो जैसे ये है ना, बारबी का बॉल है ना बॉल। अब इसको जो है प्रेस किए तो बताओ इसका शेप चेंज हुआ। अब इसको वापस हम छोड़ दिए, देखो अपने पोजीशन में आ गया ना। तो ये अपने पोजीशन में क्यों आ रहा है? क्योंकि इस बॉल के अंदर कौन सा एनर्जी स्टोर था? अरे बोलना है भाई, ये तो ऐसे ताकते से खा जाएगा हमारा, ऐसे घुरता है ऐसे, अरे हम जल जाएंगे, मेरे से धुआं आ जाएगा ऐसे, ठीक है?
जरा मुस्कुराओ यार, इतना गंभीर बैठे रहते हो, थोड़ा मुस्कुराओ भाई, है ना। इसको हम लोग प्रेस कर दे तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पी, कैच करो, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। एग्जाम्पल देखो, अगर हम लोग रबर बैंड को स्ट्रेच किए, हम लोग क्या किए, ये क्या है भाई, स्ट्रिंग ऑफ अ बॉ को स्ट्रेच किए हम लोग, और क्या किए, किसी ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ दिए, अब तो मुंह में हो जाता, गया नहीं, बच गया, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। तो ये सब तरीका किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट, तीर मार रहे हैं, तीर मार रहे हैं, तो उसमें कौन सी एनर्जी है। डन यहां तक, डन। अभी यहीं पे है एक्टिविटी 10 पॉइंट, ये रबर बैंड का दिया हुआ है कि हम लोग रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, वापस करते हैं, अपने शेप में आ जाता है, तो इसके अंदर कौन सा एनर्जी स्टोर था, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था। तो शेप चेंज जब होता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें रिलीज होता है। बात समझ में आ रहा है। एक्टिविटी 10.9 तुम लोग खुद से देख लेना, बाकी ये सब बता दिए, ठीक है ना, ये सब तुम लोग देख लेना, ठीक है। अब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट ऊपर उठा दिए, ठीक है, तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट ऊपर उठाएं और यहां से छोड़े, ठीक है, यहां से छोड़े, तो इसके अंदर कौन सा एनर्जी स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। आ रहा है बात समझ में ना। आज जब यहां से जब हम लोग छोड़ेंगे नीचे स्टूडेंट्स, तब अगर मान लो मैं टकला पे गिर गया, यहाँ पे ऊपर से मैं टकला पे गिर गया तो मुझे चोट लगेगा। तो चोट दो कारण से लगेगा, एक तो सर हाइट चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें होगा स्टोर, प्लस में ये मोशन में होगा तो काइनेटिक एनर्जी हुई। जब छेदा होगा मेरे कपार में तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फॉल्ट होगा, यस और नो। क्यों, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगा और काइनेटिक एनर्जी भी होगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी। बोलो बात समझ में नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है बात समझ में, वेरी नाइस, आ रहा है, ठीक है। डन यहां तक, डन यहां तक। तो पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट, अब हाइट पे, अब देखो मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे तुम किसी हाइट पे रख दिए हो, ये ग्राउंड है, ये ऑब्जेक्ट तुम किसी हाइट पे एम रख दिए हो, किसी हाइट पे, ठीक है ना, इसका ऑब्जेक्ट का कोई हाइट h है, ठीक है। तो बताओ तो जरा वर्क डन कितना होगा सर, वर्क डन कितना होगा सर, तो वर्क डन होगा सर एम जी एच। अब कोई बता सकता है एम जी एच कहां से आया, मास था ही, ग्रेविटी, एक पोटेंशियल का ना, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है और हाइट पे रखा। डन ना, वही आया, W बराबर क्या था, F इंटू एस था, ठीक है। अब यहाँ पे M, अब सर F बराबर होता है सर मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब G आ रहा है सर, इंटू S के जगह मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट, यहाँ पे आ गया H, तो W बराबर क्या हो जाएगा, mgh। W बराबर क्या हो गया बच्चों, mgh आ गया। M मतलब मास, G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और H मतलब किसी हाइट पे रखा गया है, ठीक है। तो ऐसे निकाल लोगे ना, mgh कहां से आया, निकाल लोगे ना, नहीं पता चल रहा है, F बरा, समझ में आ गया पूरा। आगे देखते हैं। अब ये एग्जांपल है तुम लोग का कि मास दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है और जी दिया हुआ है, और चुपचाप से हम लोग पी निकाल लिए। तो ये सब क्वेश्चन खुद से बन जाना चाहिए, बन जाएगा ना, खुद से बन जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी दे दिया है, मास दे दिया है और जी दे दिया है, पूछ रहा है हाइट, तो हाइट ही निकल जाएगा। ये सब बेसिक बेसिक खुद से कर लेना, ठीक है। अब बताओ, ये थोड़ा सा बेसिक सा चीज है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है सर, तो सनलाइट, सन एनर्जी जो है, सनलाइट जो है वो चेंज होता है किस में, केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। याद रहे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं ना, तो सन एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल में। प्लांट टेक सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी। वाटर साइकिल में क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, देखो जैसे सन हीट, सन जो है क्या करता है, हीट करता है वाटर को, जिस कारण से वाटर इवापोरेट होता है, बोलो हाँ। वाटर ऊपर गया तो बताओ यहाँ पे सबसे पहले क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हुआ कि नहीं वाटर में, सन हीट किया, वाटर ऊपर गया, ऊपर यानी पोटेंशियल एनर्जी, डन। हाँ तो गोज अप मतलब गेन किया पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर से नीचे आया, जब नीचे आएगा तो स्पीड में आएगा, तो मोशन में आएगा मतलब काइनेटिक एनर्जी, बोलो यस। आ रहा है बात समझ में ना। तो वाटर साइकिल में याद रखना तीन एनर्जी काम करता है, सोलर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, डन। सोलर एनर्जी पहले पानी को गर्म किया, ये मान लो हमारा पानी है, सोलर एनर्जी पहले पानी को गर्म किया, पानी से वेपर बना, वेपर बन के किसी हाइट पे वेपर बन गया, मतलब वो हो गया, क्लाउड बन गया। उसके बाद पानी पूरा नीचे आया, जब पानी नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी यानी मोशन जनरेट होगा, यस और नो। विंड फॉर्मेशन कैसे होता है सर, तो सोलर एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर में। जैसे देखो सन जो हीट करता है, एयर को हीट किया, एयर को हीट किया तो एयर हो गया हल्का, तो एयर मूव, तो हम लोग कह सकते हैं कि विंड एनर्जी जो है
जनरेट हो जाएगा, यस और नो। फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन देखो, सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। जैसे डेड प्लांट जो है, एनिमल जो है अंदर गया, जमीन के अंदर गया, ठीक है, वो कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बना, यानी कि सोलर एनर्जी से क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। क्या कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ये सब बेसिक बेसिक सी बातें हैं, थोड़ा देख लेना तुम लोग। एक्टिविटी 10.13 जो है, अब हाउ डू ग्रीन प्लांट मेक फूड यूजिंग सोलर एनर्जी, फ्रॉम वेयर डू प्लांट गेट एनर्जी, सनलाइट, बकवास की बातें हैं। वाई डू एयर मूव अप, क्योंकि वो जो है सन जो है उसको हीट कर देता है, जिस कारण से उसका प्रेशर लो हो जाता है, जिस कारण से जो है विंड जो है मूव करता है, ठीक है। व्हाट एनर्जी कन्वर्जन इन वाटर साइकिल, बता दो, समझ में आ गया है। सोलर एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है, डन यहाँ तक। अब ये सब देख लेना खुद से, ठीक है। जैसे देखो, लिस्ट ह्यूमन एक्टिविटी आइडेंटिफाई द एनर्जी। जैसे एग्जांपल नंबर 1, इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी में चेंज होगा। पंखा में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है किस में चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज होगा, पोटेंशियल तो लगा हुआ ही है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, ठीक है ना। बाईसाइकिल चला रहे हैं तो मस्क्यूलर एनर्जी जो है, तो अगर पंखा टंगा हुआ है तो उसमें कौन सा एनर्जी लग रहा है, तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी लग रहा है। आ रहा है बात समझ में ना, क्यों? क्योंकि पंखा टंगा हुआ है, पंखा मूव कर रहा है, तो मूवमेंट से काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुआ। और हाइट पे है सर, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी तो आराम से होगा ही होगा। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या हो गया, मैकेनिकल। आगे देख लो, बाईसाइकिल जब हम लोग चलाते हैं तो मस्क्यूलर एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। अब कार चलाते हैं तो केमिकल एनर्जी हीट और मैकेनिकल में चेंज होता है। लाउड स्पीकर में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बल्ब में जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, डन यहाँ तक। आगे देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपना जितना एनर्जी लगाएंगे, ठीक है ना, तो वो एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं होगा, कभी भी वेस्ट नहीं होगा, वो किसी और फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब एनर्जी कंजर्व होना, एनर्जी बचना, एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं होता है, याद रहे, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है। ना ही एनर्जी को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना ही इसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसको हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो टोटल एनर्जी जो पहले था वही हमारा क्या हो जाएगा, बाद में एनर्जी होगा। जैसे देखो 100 जूल ऑफ एनर्जी इज यूज्ड, तो क्या होगा कि 100 जूल विल अपीयर इन सम अदर फॉर्म। अगर यूज हुआ जैसे यूज हुआ तो वो किसी और फॉर्म में फिर दिखेगा। अगर वहां से यूज हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गया बिल्कुल, ठीक है, ठीक है ना। आ रहा है बात समझ में? व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। डन डन। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो फ्री फॉल का एक बड़ा शानदार सा एग्जांपल है। क्या है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसको किसी हाइट पे रखा गया है, ठीक है, किसी हाइट पे रखा गया है एट टॉप पॉइंट। अब टॉप पॉइंट पे बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो सर काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, लेकिन बताओ तो पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सर, हम लोग कह सकते हैं कि mgh होगा, यस और नो, mgh होगा, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि ड्यूरिंग फॉलिंग का मतलब यहां से हम ये ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहे हैं। जब नीचे जब आ रहा है तो एक बात बताओ, स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है तो कह सकते हैं कि सर काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रहा है, लेकिन बताओ तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है कि नहीं घट रहा है। जैसे जैसे नीचे आएगा तो हाइट कम होते जाएगा, और हाइट कम होते जाएगा तो सर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। आ रहा है बात समझ में? तो हाइट में क्या होता है कि हाइट डिक्रीज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहता है, कहीं पे वो ज्यादा तो कहीं पे वो कम, कहीं पे वो 0 तो कहीं पे ये ज्यादा। तो इस तरीके से दोनों आपस में मेंटेन करता है, दोनों का क्या होता है, कांस्टेंट मात्रा में वो जो है काम कर रहा होता है। अब जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी कि मान के चलते हैं कि बॉल बिल्कुल यहां पे पहुंच गया, तो बताओ तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि हाइट 0 हो गया। जब हाइट 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गया, लेकिन स्पीड हम लोग जानते हैं कि इस टाइम पे मैक्सिमम होता है। लाइक यहां से अगर टक से छोड़ें तो
चोट नहीं लगा, लेकिन यही चीज अगर बहुत ऊपर से छोड़ा जाएगा, ऐसे गिरेगा तो हम इसमें क्या होगा, छेद करके आर पार हो सकता है ना। तो कह सकते हैं कि स्पीड इज मैक्सिमम देन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, लेकिन स्टिल जो टोटल एनर्जी होता है वो क्या होता है, mgh होता है। क्या होता है, mgh होता है। और यही एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि एनर्जी जो है कभी भी कभी भी जो है वो खत्म नहीं होता है, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, कहीं काइनेटिक एनर्जी, कहीं पोटेंशियल एनर्जी, कहीं पोटेंशियल एनर्जी, कहीं काइनेटिक एनर्जी। और टोटल एनर्जी जो है देखो तो कितना है, mgh है। और वही जो है टोटल एनर्जी लास्ट में भी हम लोग को कितना मिलता है, mgh ही मिलता है। बताओ क्या दिक्कत है। डन, यहां तक बात समझ में आ गया। ये कौन से, ये हम एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग को समझा रहा है। ठीक है, ये सारा नोट्स जो है भेज दिया जाएगा और अच्छे तरीके से अपना एक शॉर्ट नोट्स, खूबसूरत सा नोट्स रेडी करना है। और याद रहे, पढ़ना सिर्फ एक बार है, एक बार सिर्फ पढ़ो और बार बार रिवीजन करो। ठीक है ना। हाँ, दो पानी पिएंगे, जूठा है, अरे हरामखोर। अब देखो, एनर्जी वाला टॉपिक खत्म, बच्चा है सब यार। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे अभी, हम लोग देख लिए एनर्जी, देख लिए। अब हम लोग को देखना है रेट पावर के बारे में। पावर क्या है, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। और हम लोग अगर बात करें पावर, तो पावर हम लोग को दिखाता है कि वर्क डन फास्ट हो रहा है कि वर्क डन स्लो हो रहा है ना। जैसे पावर हम लोग को दिखाता है कि वर्क डन ज्यादा हो रहा है, फास्ट हो रहा है कि वर्क डन स्लो हो रहा है, हाउ फास्ट वर्क इज डन या फिर हाउ फास्ट एनर्जी इज कंज्यूम। जैसे डेफिनेशन ऑफ पावर बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, P इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ, वर्क बाय टाइम, यानी कि काम कितने समय में हो रहा है। गॉट इट। तो P बराबर हम लोग लिख सकते हैं W बाई T, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बोलो यस। तो पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि देखो इसका क्या होता है, यूनिट ऑफ वर्क जूल, टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, तो जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को कहा जाता है वॉट। क्या कहा जाता है, वॉट कहा जाता है। तो पावर का यूनिट क्या हो गया, वॉट हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो 1 वॉट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। अगर बात करें 1 वॉट उठा, इसका मतलब 1 जूल हुआ, 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हुआ कितने में, 1 सेकेंड में। इसको क्या बोलते हैं, 1 वॉट बोलते हैं। आ रहा है बात समझ में। अब इसका बिगर यूनिट जो होता है वो किलो वॉट होता है। किलो वॉट बराबर होता है 1000 वॉट। डन, यहां तक यह बेसिक सा बात है। अब आगे देखते हैं वाई पावर इज इंपॉर्टेंट। तो पावर इंपॉर्टेंट क्यों है, तो क्या यार क्या चीज है, पावर इंपॉर्टेंट क्यों है, ये दिखाता है कि वर्क डन कितना तेजी से हो रहा है। डन ना। अब एक बंदा जो है 10 सेकंड में काम कर रहा है, एक बंदा 20 सेकंड में काम कर रहा है, इसका मतलब सर ये ज्यादा पावर लगा रहा है और ये कम पावर लगा रहा है। ठीक है ना, बोथ डिड इक्वल वर्क बट द वन हु डिड इट फास्टर हैज मोर पावर। सेम विथ मशीन के साथ भी सेम है, जो मशीन ज्यादा फास्ट चलता है उसके अंदर ज्यादा पावर होता है, जो स्लो चलेगा उसके अंदर लेस पावर होगा। क्या दिक्कत आ रहा है इसमें, कोई दिक्कत है क्या, सब बेसिक सब बात है। 2 चिल्ड्रेन है, इसमें भी सेम टू सेम दिया गया है कि जो जल्दी काम कर ले रहा है उसके अंदर ज्यादा पावर है। 2 गर्ल है, उस दोनों गर्ल का वेट कितना है, 2 गर्ल्स 400 न्यूटन, वो जो है 8 मीटर जो है क्लाइंब कर रही है। 8 मीटर क्लाइंब कर रही है, यहाँ पे हाइट नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 8 मीटर है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम लोग को पता है सर कि पावर इज इक्वल टू कितना होता है, W बाई T होता है। और वर्क हम लोग को पता है F इंटू S होता है, यस और नो। तो पावर इज इक्वल टू, देखो तो फोर्स पहले से दिया हुआ है 400 न्यूटन, तो ये लिख सकते हैं 400 इंटू एस कितना दिया हुआ है सर, 8 दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो पावर यहां से निकल गया कितना, 160 वॉट। कितना आ गया, 2 4 जा 8 आ गया ना, 160 वॉट। ठीक है ना, 4 4 जा 16, 160 वॉट हम वहां मिलाने लगे थे। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, कैसे हो रहा है ये सब काम। ठीक है, डन। उसी तरीके से बी का टाइमिंग दिया हुआ है 50 सेकेंड दिया हुआ है, तो सेम निकालेंगे। तो इससे क्या निकल रहा है कि जब हम लोग निकाले तो इसका आ रहा है 64 वॉट, इसका आ रहा है 160 वॉट। इससे हम लोग को क्या निकल गया कि सर गर्ल ए के अंदर ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू गर्ल बी। डन यहां तक। अब आगे देखते हैं। अब सेम टू सेम ये बन जाएगा ना,
ये है तुम्हारा बॉय का मास दिया हुआ है। अब यहाँ देखो हाइट यहाँ पे दिया हुआ है ना, देख लेना तुम लोग हाइट कितना दिया हुआ है, ठीक है ना, हाइट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, जी दिया हुआ है। तो पावर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे mgh डिवाइडेड बाय टाइम रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा ना, जी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। आ रहा है बात समझ में, निकाल लोगे ना पूरा, डन। आगे देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पावर, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। डिफाइन 1 वाट, तो 1 जूल ऑफ वर्क डन हो जाएगा। अ लैंप कंज्यूम करता है 1000 जूल इन 10 सेकेंड, तो पावर निकल जाएगा, डिवाइड कर दो। डिफाइन एवरेज पावर, तो एवरेज पावर होता है मतलब टोटल एनर्जी कंज्यूम डिवाइड बाय टोटल टाइम। जैसे एवरेज स्पीड निकालते थे ना, वैसे ही एवरेज पावर निकालेंगे, ठीक है। और तो यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर हो गया द एंड। अब देखो, अब तुम लोग पहले ट्राई करोगे एक्सरसाइज, ठीक है, जो बैक इंटेक्स तो हम पूरा करवा दिए ना, अब बैक पहले खुद से ट्राई करो, फिर जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा ना, उसमें पूरा हम लोग एनसीईआरटी का जितना भी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, हम लोग उसको क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया। तो बस आज की सभा यहीं पे समाप्त हुई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू।